नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज से हमारे चैनल पर आधुनिक भारत की हिस्ट्री चालू हो चुकी है। आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो चुका है और आज ये पहला वीडियो है। मध्यकालीन हिस्ट्री हम अपने चैनल पर समाप्त कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो बात करते हैं हम आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत का इतिहास कैसे स्टार्ट होता है, उससे पहले थोड़ा हम चलते हैं बैकग्राउंड में। यदि आपको पता हो तो औरंगजेब के समय पूरे मुगल साम्राज्य का भारत के लगभग 22 प्रांतों में कब्जा था, लेकिन धीरे धीरे उसके जाने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद 18 से 19 प्रांत तक यह शासनकाल उनका सिमटकर सीमित रह गया। और कहा भी जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे हीरे मोती। ये भारत के लिए शब्द यूं ही नहीं कहे गए हैं। उगले से मतलब तुम्हारा होता है शराब, और हीरा मोती से मतलब तुम्हारा होता है गेहूं और चावल, जिनका उत्पादन हमारे भारत देश में बहुत तादाद मात्रा में हुआ करता था। हमारा भारत देश शुरू से ही ऐसी चीज़ों के लिए जाना जाता है जो बाहर से नहीं मंगाना पड़ती थी। हम अपने यहाँ तब आयात बहुत कम किया करते थे, जबकि निर्यात बहुत ज़्यादा किया करते थे। यानी कि हमको बाहर से विदेशी चीज़ें लेने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि हमारे देश में ही चीज़ों की काफ़ी अच्छी पैदावार होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो बात करते हैं पिछले कुछ समय की, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूरोप है, जैसा कि आप इस मैप को देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप मैंने आपको समझाने के लिए बनाकर रखा हुआ है। तो ये यूरोप है, और यूरोप के अंदर कई देश आते हैं, जैसे कि तुम्हारा डच है, जर्मनी है, पोलैंड है, फ्रांस है, रोमन है, इटली है, स्पेन है और पुर्तगाल है। इसी प्रकार एशिया में तुम्हारा रसिया है, चाइना है, भारत है, ऐसे कई देश आते हैं। इसके बाद नीचे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में ऊपर वाला भाग, इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्तरी अफ्रीका, और नीचे वाला भाग दक्षिणी अफ्रीका कह सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारा बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इधर तुम्हारा आ जाता है ब्राज़ील। इधर तुम्हारा क्या आ जाता है, ब्राज़ील। ठीक, ये है तुम्हारा ब्राज़ील। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो यूरोप वासी है ना, यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा करती थी। क्या पड़ती थी? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा करती थी, और ये लोग ठंड से बचने के लिए मांस का प्रयोग किया करते थे, यानी कि मांसाहार का सेवन करते थे और मांस को ये खाते थे। तो अब समस्या आती है कि मांस को संरक्षित करने के लिए इनको मसालों की आवश्यकता होती थी, और मसाले हमारे यहाँ भारत में ही मिला करते थे, उच्च क्वालिटी के, और कहीं नहीं मिला करते थे। तो बात कर लेते हैं एशिया। जो हमारा भारत है, यह एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो एशिया शुरू से ही यूरोपीय देशों के लिए वरदान साबित सिद्ध हुई है, क्योंकि यहाँ पर सूती कपड़े, कालीन, जवाहरात, परसोलीन, स्टील, दवाइयाँ, खाद्यान्न, चीनी, मिर्च मसाले में दालचीनी, लौंग, अदरक, जायफल आदि मिला करते थे, जिनसे यूरोपवासी दवाइयाँ बनाते थे, मांस को संरक्षित करते थे, यानी कि मांस को लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए उस पर मसालों का लेप किया करते थे। एक प्रकार से यह प्रिजर्वेटिव की तरह कार्य किया करता था। दूसरा, साथ ही ये इनके खाने के स्वाद को भी बढ़ा देता था, और इनसे टमाटर सॉस इत्यादि चीज़ें बनाई जाती थीं। ये चीज़ें या तो यूरोप में मिलती नहीं थीं, या फिर यूरोप में इतनी उच्च गुणवत्ता वाली ये चीज़ें नहीं मिला करती थीं। इसलिए यूरोपवासी पूरी तरीके से एशिया पर डिपेंड रहते थे, यानी कि एशिया महाद्वीप के शहरों पर डिपेंड रहते थे। अब इनको ये सारी की सारी चीज़ें कैसे मिला करती थीं? तो एशिया, यूरोप में आप देखेंगे कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले डच है, जर्मनी है, पोलैंड है, फ्रांस है, रोमन है, इटली है, स्पेन है और पुर्तगाल है। अब यहाँ पर एशिया महाद्वीप में, यहाँ पर अपन नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये सऊदी अरब है, यानी कि यहाँ पर अरब व्यापारियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? अरब व्यापारियों का कब्जा था। और इन्हीं के पास में ईरान, इराक, और फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, और फिर कहीं जाकर भारत था। अब ये लोग क्या किया करते थे, यहाँ पर जो आपको लाल लाल डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लाल सागर। क्या बोलते हैं? लाल सागर। और यहीं पर है तुम्हारी फारस की खाड़ी। क्या है? लाल सागर और फारस की खाड़ी। तो अरब व्यापारी इन लाल सागर के थ्रू यहाँ पर आते थे। इसके बाद ये अरब सागर में पहुँचते थे, और अरब सागर के बाद फिर ये तुम्हारा भारत में प्रवेश करते थे। और भारत के पश्चिमी तट पर, जैसा कि कहते हैं, यहाँ पर मसालों का बहुत ज़्यादा पैदावार हुआ करती थी। तो यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट में पहुँचने के बाद ये जाते थे तुम्हारे चाइना, और फिर जो देश थे पूर्वी देश थे, वहाँ से सीधा सामान लेकर इसी रास्ते से पुनः ये रिटर्न हुआ करते थे। और यहाँ पर लाल सागर से फिर ये भूमध्य सागर पर आकर यहाँ पर इटली के पास जो बंदरगाह थे, जैसे कि जेनिस है,
तो वेनिस है और जेनवाला है। तो ऐसे इन बंदरगाहों पर जाकर ये अपना सामान ले जाकर जाते थे। यहाँ पर जो दुनिया है, यानी कि ये हो गई तुम्हारी दिशा कौन सी, पश्चिम दिशा, ये हो गई पूर्वी दिशा। तो यहाँ पर इस बंदरगाहों पर पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया के व्यापारी आपस में मिला करते थे और माल का आदान प्रदान होता था। अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से माल आते समय, यहाँ तक पहुँचते समय इस माल की कीमत अत्यधिक बढ़ जाती थी। इससे क्या हुआ, जो तुम्हारे स्पेन वासी थे और पुर्तगाल वासी थे, ये बहुत ज़्यादा मतलब माल का, इनको बहुत महंगी कीमतों पर माल मिल रहा था, जिसकी वजह से इनको मुनाफा कम हो रहा था। और लेकिन इनको इन चीज़ों की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर इनको ठंड से बचना है तो मांस का सेवन करना पड़ेगा, और मांस को सड़ने से बचाना है तो इनको मसाले की आवश्यकता होगी। और वो सारे के सारे मसाले कहाँ से जाते थे, भारत से जाते थे, चाइना से जाते थे और पूर्वी देशों से ये सारी की सारी चीज़ें जाती थी। तो यहाँ पर यूरोप वासियों ने सोचा कि हमको यदि व्यापार करना है पूर्वी देशों के साथ, क्योंकि इनके लिए ये कौन सा देश है, पूर्वी देश है, इनके लिए पूर्वी देश से सामान आता था। तो इन्होंने सोचा कि यदि हमको पूर्वी देशों से सीधा व्यापार करना है तो हमें, जो इटली वासी हैं और रोमानिया सल्तनत है, यहाँ पर ये लोग कब्जा किए हुए थे, तो इनसे बचने के लिए हमको डायरेक्ट पूर्वी देशों से यदि व्यापार करना है तो हमें नए व्यापारिक मार्गों की खोज करनी पड़ेगी जो डायरेक्ट भारत की ओर जाते हों। तो यहाँ पर क्या होता है, पुर्तगाल का राजकुमार रहता है हेनरी, जिसे हेनरिक भी बोलते हैं। तो इसने क्या किया, इसने जहाज रानी के क्षेत्र में कार्य किया। जहाज रानी के क्षेत्र में यानी कि इसने जहाज़ों के निर्माण का कार्य करवाया, और जहाज निर्माण कार्य कराने के लिए इसने एक स्कूल खोला और उसमें नाविकों को शिक्षा दी। इसके 3 स्टूडेंट थे। पहला था तुम्हारा कौन, बार्थोलोम्यू डियाज, कोलंबस और वास्को डी गामा। ये 3 इसके स्टूडेंट थे, और इन स्टूडेंटों को इसने अच्छे से शिक्षा दी कि आपको जहाज कैसे चलाना है, कैसे समुद्र में उतरना है, कैसे व्यापारिक मार्गों की खोज करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने 1487 में किसने, हेनरी ने, जो पुर्तगाल के राजकुमार थे हेनरी, इनको हेनरी ऑफ नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जहाज रानी के क्षेत्र में कार्य किया। तो इन्होंने सबसे पहले 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा और कहा कि जाओ समुद्री मार्ग से और खोज करके लेकर आओ, जिससे अपने व्यापारिक संबंध अच्छे से हो सकें और पूर्वी देशों के साथ हम अच्छे से व्यापार कर सकें। तो क्या होता है, यहाँ से एक व्यक्ति निकलता है, कहाँ से निकलता है तुम्हारा, पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलता है। पुर्तगाल से एक व्यक्ति तुम्हारा ये निकला और ये यहाँ आया और इसने साउथ अफ्रीका का चक्कर काटा। ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का इसने चक्कर काटा। और कौन निकला तुम्हारा, देखिए, पुर्तगाल डॉन हेनरी द्वारा पहली बार बार्थोलोम्यू डियाज को समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है, क्योंकि इस समय इसके पास कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था, कंपास नहीं था, जिससे ये आगे का रास्ता खोज सके। तो यहाँ पर ये जब आता है घूमकर, तो यहाँ पर ये इस महाद्वीप का चक्कर काट कर आता है साउथ अफ्रीका महाद्वीप का। तो इस महाद्वीप को ये नया नाम देता है, क्या नाम देता है, उत्तमाशा अंतरीय। क्या देता है, उत्तमाशा अंतरीय केप ऑफ गुड होप अफ्रीका, यानी कि इसका ये चक्कर काटता है तो उसको ये नाम दे देता है। और इसके बाद फिर यह इसी रास्ते से वापस चला जाता है, क्योंकि ये रास्ता भटक गया, इसको अपने समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कहाँ जाना है। इसके बाद फिर दूसरा यात्री कौन, कोलंबस। दूसरा यात्री कौन, कोलंबस। कोलंबस क्या करता है, 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस। अब स्पेन से एक व्यक्ति निकलता है, स्पेन से एक व्यक्ति निकलता है, कौन, कोलंबस। कब निकलता है, 1492 ईस्वी में ये निकलता है। और ये क्या करता है, भारत की खोज ना करके ये अमेरिका पहुंच जाता है। मतलब ये यहाँ इस जगह ना आने की बजाय ये चला जाता है सीधा इस जगह। अब सीधा जब ये इस जगह चला जाता है अमेरिका साइड में, तो वहां पर ये जब जैसे ही अपना जहाजी बेड़ा उतारता है तो इसको कुछ गोरे लोग दिखते हैं, और यहाँ पर भी ठंड पड़ रही, तो इनकी ठंड के मारे नाक लाल हो जाती है। तो ये जब कहते हैं कि हाँ, खुशी से चलने लगा कि हमने भारत को खोज लिया, भारत हम पहुंच गए। लेकिन जब वो लोग इसके सामने इंग्लिश बोलते हैं और नाक इनकी लाल होती, तो इनको कहता है कि रेड इंडियन है, ये रेड इंडियन है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की खोज हमारी अमेरिको वेसी पुस्सी ने की थी। अब इसने क्या किया, ये यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर ये पहुंच गया। अब यहाँ पर इनको ये पता चल चुका था कि दुनिया गोल है, मतलब इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि दुनिया गोल है। यदि हम पश्चिम की तरफ भी जाएंगे और सीधे सीधे चलते जाएंगे तो भी हम पूरब में पूर्वी देशों के यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ये पहुँच गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इसने सोना चांदी वगैरह बहुत सी सारी चीज़ें थी स्पेन वासियों को। तो यहाँ से क्या हुआ, सोना चांदी भारी मात्रा में स्पेन ले जाया गया, और इसी साथ में फिर और भी यात्री निकल पड़े कि यहाँ से ये सोना चांदी पहुँच रहा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं तुम्हारा क्या होता है,
1498 में। कब? 17 मई 1498 में एक पुर्तगाली और आता है। और कौन आता है? उसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। ये कहाँ पहुंचता है? केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। मतलब ये यहाँ से आया, अब पुर्तगाल से ये फिर दोबारा निकला और निकला निकला निकला, इसने उत्तर महासागर अंतरिम महाद्वीप का पूरा चक्कर काटा और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है किससे? यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है अब्दुल मजीद से। किससे मुलाकात होती है? अब्दुल मजीद से। और ये बोलता है कि आज से कुछ 11 साल पहले हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया था हमारे यहाँ से, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। वह भारत नहीं पहुंच सका और वो यहीं से वापस लौट गया। क्या आप मेरे को भारत पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? तो यहाँ पर अब्दुल मजीद नामक जो गुजराती पथ प्रदर्शक था, इसकी सहायता से यह 17 मई 1498 को कहाँ पहुंच गया? तो ये पहुंच गया केरल के मालाबार तट पर। कहाँ पहुंच गया? केरल के मालाबार तट पर पहुंच गया। कब पहुंच गया? 17 मई 1498 को। इसके बाद क्या होता है? 20 मई 1498 को, यानी कि यह 3 दिन बाद कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पगडाबू पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? कप्पगडाबू पर पहुंचता है, जहां पर जो हिंदू शाही शासक होते हैं सामौरी, जिनकी उपाधि रहती है जमोरिन। उपाधि इन्होंने कौन सी धारण की? जमोरिन। तो ये शासक इसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। देखिए क्या लिखा, कप्पगडाबू ने स्थान पर पहुंचा, वास्को डी गामा ने अपना जहाजी बेड़ा उतारा, इसको पुर्तगाल शासक इमैनुअल ने भेजा था और वास्को डी गामा का स्वागत हिंदू शासक सामौरी, उपाधि इनकी क्या है? जमोरिन, ने इनका स्वागत किया। तो इनको किसने भेजा था? वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा ने भेजा था, वास्को डी गामा भेजा था इमैनुअल ने। किसने भेजा था? इमैनुअल ने, पुर्तगाली शासक। इससे पहले किसने भेजा था? हेनरी ने भेजा था। और हेनरी जब मर जाते हैं तो उसके बाद कौन भेजता है? मैनुअल भेजता है वास्को डी गामा को। अब यहाँ पर क्या होता है? वास्को डी गामा भारत से मसाले लेकर 1499 में वापस चला जाता है। वास्को डी गामा का स्वागत किया हिंदू शाही शासकों ने, और शासक कौन से थे? सामौरी। और यहाँ से जब यह भारत से वापस जाता है 1499 में, तो पूरी यात्रा का व्यय खर्चा निकालने के बाद इसको 60 गुना अधिक मुनाफा होता है। कितना फायदा होता है? 60 गुना अधिक मुनाफा होता है, जिसकी वजह से और भी यात्री, मतलब यहाँ पर जब ये लेकर वापस चला जाता है, इसी मार्ग से पहुंच जाता है ये पुर्तगाल, और कहता है कि भाई 60 गुना फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है? 60 गुना फायदा हुआ है। तो इसी को देखते हुए पेड्रो अल्वारेज भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली है। भारत सबसे पहले कौन आ गया तुम्हारा? वास्को डी गामा आ गया। फिर पेड्रो अल्वारेज आता है 1500 ईस्वी में, और यह 13 जहाज लेकर आता है। ये कहता है कि तुम जब एक जहाज लेकर गए थे तब तुमको 60 गुना फायदा मिल सकता है, तो मैं 13 जहाज लेकर जाऊंगा, तो 13 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना फायदा हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पर 13 जहाज लेकर आया, इसने अरबों को पराजित किया। अब क्या हुआ भाई साहब? जैसे ही ये आए यहाँ पर, दूसरा कौन? पेड्रो अल्वारेज। तो यहाँ पर जो अरब सागर में तुम्हारा लाल सागर मिलता है, तो यहाँ पर किसका राज्य था? अरबों का। तो अरबों से इनका सामना होता है, ये अरबों को पराजित कर देता है, और उसके बाद जो क्षेत्रीय राजा होते हैं उनसे दोस्ती कर लेता है। क्या होता है कि अरब व्यापारी जो होते हैं, या भारत के जो क्षेत्रीय राजा रहते हैं, हिंदू शाही राजा थे, उनको भी ये परेशान करते हैं। तो इस वजह से ये उनके दिलों में अपनी जगह बना लेता है। कौन? पेड्रो अल्वारेज। और यहाँ पर क्या करता है? यह जगह बनाने के बाद अरबों को पराजित करता है और क्षेत्रीय राजाओं से दोस्ती कर लेता है। अब क्या होता है? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। क्या होता है? 1502 में पुनः भारत आता है, और इसके बाद क्या होता है? 1524 में ही इसकी भारत में मृत्यु हो जाती है और कोचीन में इसकी समाधि बना दी जाती है। यदि हम बात करें, भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री इस्तादो इंडिया 1503 में स्थापित हुई, और अगली फैक्ट्री तुम्हारी 1505 में कुन्नूर में स्थापित होती है। कहाँ होती है? कुन्नूर में स्थापित होती है। तो आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट आपको और कवर कराते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। मतलब पहले कौन आया? पेड्रो अल्वारेज क्रेवाल आया, और इसने क्या किया? 1503 में पहली फैक्ट्री इस्तादो इंडिया खुली, और उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में 1505 में स्थापित की गई। अब इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, तो इसको क्या किया गया? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। और इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था भारत के दक्षिण पूर्वी देशों के साथ, जैसे कि अपना ये भारत का हमारा नक्शा है, ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व, ये हो गई तुम्हारी पश्चिम, और ये हो गई तुम्हारी उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। तो दक्षिण पूर्वी देशों के साथ, कौन से देशों के साथ? दक्षिण पूर्वी देशों के साथ। यही लिख रहा है, दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार को सुरक्षित करना, यानी कि व्यापार को सुरक्षित करना, कोई लड़ाई दंगा ना हो, आर्थिक लाभ कमाना,
हिंद महासागर वाले क्षेत्र पर एकाधिकार करना। हिंद महासागर कहाँ है? यहाँ पर है नीचे, क्या है? हिंद महासागर। तो इनका कार्य क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था और इनका कार्य था दक्षिण पूर्वी देशों के साथ संबंध स्थापित करना, सुरक्षित व्यापार करना और हिंद महासागर वाले क्षेत्रों पर कब्जा करना। इसके लिए इन्होंने क्या किया? शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति इन्होंने अपनाई। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जहाज का निर्माण, तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, तंबाकू की खेती, यांत्रिक घड़ी आदि का श्रेय यदि भारत को अवगत कराया भारत के लोगों को तो पुर्तगालियों ने ही कराया। बात कर लें हम तंबाकू की खेती, तो तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में हुई। जब पुर्तगाली तंबाकू की खेती यहाँ पर करने वाले थे तो कौन था? जहांगीर था, और जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई और इन्हीं के शासनकाल में बंद हो गई। अब बात कर लेते हैं 1508 ईस्वी में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा। अब जब यहाँ पर क्या होता है, जब इसने नीले जल की नीति अपना ली, दक्षिण पूर्वी देशों के साथ संबंध स्थापित कर लिए, तो 1508 ईस्वी में अल्मीडा के साथ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अरब जो थे वह चिड़े बैठे थे इससे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमसे बाद में आए और इसके बाद भी इन्होंने अधिकार जमा लिया। तो नौसैनिक बेड़ा में 3 थे तुम्हारे। गुजरात की साइड में अगर हम देखें तो गुजरात का तुम्हारा महमूद बेगड़ा, मिस्र की सेना और तुर्की सेना, इन तीनों त्रिगुटों ने मिलकर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1508 में हरा दिया। इसके बाद 1 साल बाद क्या होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों की और सेना बुलाता है। 1509 में इन सभी को हरा देता है। क्या लिखा है? 1509 में इन तीनों शक्तियों को पराजित कर दिया। इसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। अब फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने क्या किया, तो 1510 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही, जैसा कि हमने पढ़ा था बहमनी साम्राज्य में, बीजापुर के जो आदिल शाही शासक थे उनसे क्या किया, गोवा छीन लिया। क्या छीन लिया? गोवा छीन लिया। और गोवा कितना पड़ता है, तो गोवा तुम्हारा इधर कर्नाटक साइड में पड़ता है, ऊपर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गोवा छीन लिया और शांत जल की नीति इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने कहा कि अब हमको शांत जल की नीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी देशों पर तो हमारा कब्जा हो ही चुका है और बाद बाकी का रहा तो इधर के भी कब्जा हम आसानी से कर लेंगे। तो इन्होंने नीले जल की नीति को बंद कर दिया। 1511 में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंदी, यहाँ पर 1511 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, दक्षिण पूर्वी देशों में यहाँ पर महत्वपूर्ण मंडी थी मलक्का, जो कि व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और आज भी यह यहाँ पर बनी हुई है मलक्का मंडी, और ये आज भी विवाद हमारा चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या किया, 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुर्तगालियों ने फादर लुई को कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा। विजयनगर साम्राज्य में आपने शासक देखा होगा, सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेवराय, जैसा कि मैंने आपको मध्यकालीन हिस्ट्री में पढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या था, जो कृष्णदेवराय के दरबार थे, तो कृष्णदेवराय का प्रधानमंत्री था तुम्हारा सिल्वा तुम्मा। कौन था? सिल्वा तुम्मा। तो उन्हीं मंत्री था और इन्हीं के शासनकाल में पुर्तगालियों ने फादर लुई को भेजा और कुन्नूर और भटकल में फैक्ट्री स्थापित करने की मांग की। क्या की इन्होंने? कुन्नूर और भटकल में फैक्ट्री स्थापित करने की मांग की और जो विजयनगर के साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेवराय, उनसे इन्होंने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। अब क्या था कि पुर्तगालियों के सैनिक कई दिनों से यहाँ पर डटे हुए थे और उन्हें अपने बीवी बच्चों की भी याद आ रही थी और इस वजह से वह वापस जाना चाहते थे। तो पुर्तगालियों के जो शासक थे, ये कौन, तुम्हारा फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, तो इसने कहा ऐसा है, आप भारत में रह रहे हैं तो भारतीय स्त्रियों से विवाह कीजिए, अपनी संतानों को यहाँ पर पैदा कीजिए और पुर्तगाली बस्ती का निर्माण कीजिए। तो इन्होंने किया भी यही। इन्होंने क्या किया, भारतीय स्त्रियों से विवाह स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये वापस जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर डले हुए थे सैनिक पुर्तगाली। तो इन्होंने यहीं पर भारतीय स्त्रियों से विवाह करना स्टार्ट कर दिया और अपनी संतानें यहाँ पर इन्होंने पैदा की और एक नई पुर्तगाली बस्तियों का इन्होंने निर्माण कर दिया। और बाद में क्या होता है तुम्हारा 1515 ईस्वी में हम देखते हैं कि जो भारत का पहला चर्च था सेंट जेवियर चर्च, मतलब ये भारत में नहीं था, पुर्तगाली में पहला जो चर्च खुला था वह कौन सा चर्च था पुर्तगालियों का? पुर्तगाल में पहला 1515 में सेंट जेवियर चर्च की स्थापना हुई और 1515 में इन्होंने फारस की खाड़ी और हारमुंज पर अधिकार कर लिया। जैसा कि आपने वर्ल्ड मैप में अभी देखा होगा कि इस जगह यहाँ पर तुम्हारा क्या था, यहाँ पर सऊदी अरब था और यहाँ पर लाल सागर था, जैसा लाल लाल डॉट करके मैंने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पर लाल सागर और फारस की खाड़ी पर एक स्थान है तुम्हारा हारमुंज, जिस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो आप इन पॉइंटों को लिखिए, आगे के पॉइंटों पर हम चर्चा करते हैं।
अब देखिए अपन ने अभी क्या कवर किया था, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को क्या कहा जाता था, वास्तविक पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का ये संस्थापक कहा जाता था, क्योंकि इसने क्या किया कि कुन्नूर और भटकल में फैक्ट्रियां स्थापित कर दी और पुर्तगालियां बस्ती बसा दी, क्योंकि पुर्तगाली भारतीय स्त्रियों से विवाह करने लगे और अपने यहाँ पर वापस नहीं जा पाए। अब इनके बाद आते हैं तुम्हारे नीनो डी कूना। नीनो डी कूना ने क्या किया, तो पुर्तगालियों का सरकारी कार्यालय, पुर्तगालियों ने जो अपना सरकारी कार्यालय बनाया था वह कहाँ बनाया, कोचीन में बनाया था। और 1503 में इन्होंने गोवा स्थानांतरित कर दिया। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या हो जाती है। गुजरात के शासक कौन थे, बहादुर शाह, जिनकी 1534 में क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। जैसा कि मैंने बताया कि पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, यांत्रिक घड़ी और तंबाकू की खेती लाने वाले कौन थे, तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह पुर्तगाली थे। 1560 में ईसाई धर्म की न्यायालय की इन्होंने स्थापना की। पुर्तगालियों ने समुद्री साम्राज्य को एस्तादो दा इंडिया नाम दिया। इनका जो समुद्री साम्राज्य था, इनको पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता था, क्योंकि यह समुद्री मार्गों पर अपना कब्जा किए हुए थे। इनकी आज्ञा के बिना कोई भी पुर्तगाली या भारतीय जहाज ना तो आ सकता था और ना ही जा सकता था। इनको यहाँ से जाने के लिए यदि आपको बाहर जाना है तो कार्टेज लेना पड़ता था, एक प्रकार का परमिट लेना पड़ता था। अगर हम बात करें एक प्रकार का टोल टैक्स, जैसा कि यदि हम रोड पर चलते हैं तो हाईवे पर हमको आगे जाकर टोल टैक्स देना पड़ता है, तो इसी तरीके से इनको पुर्तगालियों को एक तरह की कार्टेज शुल्क या परमिट शुल्क देनी पड़ती थी। और तभी व्यक्ति, चाहे भारतीय हो या अरबी हो, इनकी आज्ञा के बिना इनका जहाज नहीं जा सकता था। तो पहला कार्टेज परमिट लेने वाला शासक अगर मुगलों में बात करें तो हमारा अकबर था, जिसने पुर्तगालियों से कार्टेज सेवा ली या कार्टेज उपलब्ध किया। अब इसके बाद देखते हैं 1593 में ब्रिटिश कंपनियों ने सर्वप्रथम 1593 में ब्रिटिश कंपनियों ने सर्वप्रथम लीविट कंपनी को भारत में व्यापार शुरू करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। मतलब अपने तरीके से ये व्यापार करेंगे। और जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इन्होंने 2 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को प्रारंभ किया और बाद में जब जेम्स प्रथम आते हैं तो इस व्यवस्था को यह अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। वही यहाँ पर लिखा है। तो 24 सितंबर 1599 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसी को शॉर्ट में आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जिसे 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार पत्र प्रदान किया। इसके बाद इसको जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। यानी कि पहले तुम्हारा 15 वर्षों का एकाधिकार पत्र प्राप्त हुआ, फिर इन्होंने अनिश्चित काल यानी कि 2 साल इन्होंने और बढ़ा दी, यानी कि 17 साल के लिए इन्होंने व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अब कोई भी भारतीय जहाज, अरबी जहाज पुर्तगालियों की अनुमति के बिना आ या जा नहीं सकता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके लिए इनको कार्टेज या परमिट लेना पड़ता था। और मुगलों में अकबर एक ऐसा पहला शासक था जिनको पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा। अब यहाँ पर देखते हैं 1961 में गोवा और दमन द्वीप, 1961 तक गोवा और दमन द्वीप पुर्तगालियों के अधीन ही था। और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में भी ये भारत में गए। 1661 में इन्होंने, पुर्तगालियों ने, जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो ये अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दे देते हैं, जिसकी चर्चा हम अंग्रेजों के आगमन में आकर करेंगे। पुर्तगालियों ने एक दिक कार्टेज अरमेड़ा काफिला व्यवस्था शुरू की। इसके अंतर्गत ये था कि जो हथियार थे और तम्बाकू वगैरह थी, तो इन पर तुम्हारा अधिकार सिर्फ किसका था, सिर्फ इन पर अधिकार पुर्तगालियों का था। मतलब इनका व्यापार पुर्तगालियों के अलावा कोई नहीं कर सकता था। तो इस वजह से यहाँ पर पुर्तगालियों के लिए व्यवस्था क्या थी, दिक कार्टेज अरमेड़ा काफिला व्यवस्था। बारूद और तुम्हारे गोला बारूद हैं और जो तुम्हारी विस्फोटक सामग्री हैं, उन पर सिर्फ पुर्तगालियों का ही एकाधिकार था। पुर्तगाली भारत से ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, अन्य कोई, चाहे भारतीय हो या अरबी हो, कोई ऐसी व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। ये सिर्फ व्यवस्था पुर्तगालियों के लिए उपलब्ध थी। तो उम्मीद करता हूँ पुर्तगालियों का भारत में जो आगमन है आपको पसंद आया होगा। और ये हमारे आधुनिक भारत इतिहास का पहला वीडियो है। इसकी भी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर बना के दे दी जाएगी और आगे जो भी वीडियो उपलब्ध होंगे आपको उसी प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस से देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।